Hello friends, welcome to this video. This video is about Union and its territory. भारतीय संविधान के भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यह संघ यानी कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यूनियन जिसका अर्थ है कि हमारा जो देश है वह एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए बटा हुआ है। यह संघ शब्द भारत की राजनीतिक अभिव्यक्ति दर्शाता है। इस संघ शब्द से हमें भारत की राजनीतिक अभिव्यक्ति के बारे में पता चलता है। और वहीं अगर राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो राज्य क्षेत्र से हमें भारत की राज्य क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के बारे में पता चलता है। भारत का संविधान भारत के लिए यूनियन यानी कि संघ शब्द का उपयोग करता है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम हमें पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे, वहाँ पे उन्हें दर्शाया गया है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 की, तो जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है उसे हमेशा अनुसूची 1 यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के साथ पढ़ा जाता है। यानी जब भी आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो उसी के साथ आपको फर्स्ट शेड्यूल यानी कि अनुसूची 1 भी पढ़ना ही होगा, वरना आप आर्टिकल 1 को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आर्टिकल 1 इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर भारत और इंडिया इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जो भारत शब्द है उससे हमें भारतीय संस्कृति तथा परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है और वही इंडिया इस शब्द से कुछ कानूनी बातें जुड़ी हुई हैं। यह अनुच्छेद 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य क्षेत्र तथा किसी भी समय एक्वायर यानी अधिगृहित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र। अब हम बात करें अनुच्छेद 2 की, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना संबंधित जानकारी दी गई है। यानी अनुच्छेद 2 के तौर से आप भारत में किसी भी नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं तथा उसकी स्थापना कर सकते हैं। यह अनुच्छेद हमें 2 शक्तियाँ देता है। पहली, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना तथा दूसरी, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अब इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं तो वो हमें भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे इस आर्टिकल 2 के किसी को उदाहरण के तौर पे अगर हमें देखना है तो उसका उदाहरण सिक्किम राज्य को हम देख सकते हैं। जो सिक्किम राज्य है वह 1974 तक हमारे पास संरक्षित राज्य के रूप में था, पर 35वें संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा जी की सरकार ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 क यानी कि आर्टिकल 2A इसको जोड़ा और इसके तहत सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। इंदिरा जी जो हमेशा दूरदृष्टि के लिए जानी जाती थी, उन्हें पता था कि अगर सिर्फ सिक्किम को हमने सहयोगी राज्य बनाया तो उससे भविष्य में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जैसे ही भारत में सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया तो उसी के साथ 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया और सिक्किम को भारत संघ में 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
तो जो आर्टिकल 2A है वो सिर्फ सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ही जोड़ा गया था। अब हम बात करें अनुच्छेद 3 की, यानी आर्टिकल 3। इसमें कहा गया है कि भारत में राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नामों में परिवर्तन इस आर्टिकल 3 के ज़रिए हम कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी करने से पहले हमें अगर हमें किसी भी राज्य का निर्माण, उसका क्षेत्र, सीमा तथा नामों में अगर परिवर्तन करना होगा तो वह हम संसद के विधि द्वारा कर सकते हैं। तो हमारे देश में अगर राज्य का निर्माण करना है इस अनुच्छेद 3 के ज़रिए, तो उसमें कुछ बातें कही गई हैं। जैसे किसी राज्य क्षेत्र में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, 2 या अधिक राज्यों को मिला के हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। उसी के साथ 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिला के हम नया राज्य बना सकते हैं। और किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्रों को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। उसी के साथ इस अनुच्छेद ने दूसरी कहा है कि हम किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, उनके राज्य क्षेत्रों को घटा सकेगी तथा किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकेगा। और इसी अनुच्छेद के ज़रिए हम किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे। तो अगर हम देखें तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 3 हमें किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्रों को बदल सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र के सीमा तथा क्षेत्र तथा उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ भी करना है, हमें किसी भी क्षेत्र के नामों में, किसी भी राज्य क्षेत्रों के नामों में या उसकी सीमा तथा उसके क्षेत्र में अगर बदलाव करना है, तो उसके लिए इस आर्टिकल में 2 शर्तें दी गई हैं। पहला, कि अगर हमें ऐसा कुछ भी करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। मतलब अगर आपको ऐसा कोई भी बिल संसद में लाना है तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही वैसा बिल संसद में पेश कर सकते हैं। पर जब राष्ट्रपति के पास में ऐसा कोई आएगा कि वो किसी राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने से पहले उस संबंधित राज्य को उनकी राय लेने के लिए उनके पास वो विधेयक भेजेगा। वहाँ के राज्य विधानमंडल की वो राय लेगा, पर संबंधित राज्य की राय राष्ट्रपति तथा संसद के ऊपर बंधनकारक नहीं होगी। मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो उनकी राय मान भी सकता है तथा उसे इग्नोर भी कर सकता है। अब जब राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उनकी राय देने के लिए भेजेगा तो कितने दिन देगा कि कितने दिन के अंदर उनकी राय आनी चाहिए, तो इसके लिए समय हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। मतलब किसी भी राज्य को कितना समय देना है ये पूर्णतः राष्ट्रपति के मन के ऊपर निर्भर है। वो अपने मर्जी अनुसार उन्हें कितना भी समय दे सकता है और अगर वो चाहे तो उस समय को बढ़ा भी सकता है। ऐसा विधेयक जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संसद में लाया जाएगा तो उसे दोनों सभाओं में, राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में साधारण बहुमत से पास होना ज़रूरी है। साधारण बहुमत यानी कि 50% उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों के ज़रिए उस विधेयक को पास किया जा सकता है। जब ऐसा विधेयक दोनों भी सभाओं में पास होगा तो उसके बाद उसे फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो इसीलिए हमारे भारत को विभक्त राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4 की, तो जो हमारा अनुच्छेद 4 है वह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को नियंत्रित करता है। जैसे अनुच्छेद 2 जिसमें प्रवेश के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 3 में निर्माण संबंधी जानकारी दी गई है। तो जब किसी राज्य का निर्माण
तथा राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन संसद द्वारा विधि द्वारा किया जाएगा, तो उस समय प्रथम अनुसूची जिसमें नए राज्यों के नामों को जोड़ना होगा तथा चौथी अनुसूची जिसमें उस नए राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं उसके बारे में जानकारी होगी, तो इन दोनों में संशोधन किया जाएगा। अब हम बात करें बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों के आदान प्रदान की, तो हमें पता है कि जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, 1 अगस्त 2015 को, तो उसमें बांग्लादेश को हमने कुछ क्षेत्र दिए थे तथा बांग्लादेश से भारत को कुछ क्षेत्र मिले थे। तो जो 100वां संविधान संशोधन था 2015, उसके कुल 3 उद्देश्य थे। पहला कि भारत द्वारा कुछ भूभाग को बांग्लादेश को दिया जाएगा तथा बांग्लादेश द्वारा कुछ भूभाग को भारत को दिया जाएगा, और उसी के साथ इस लेन देन में प्रतिकूल दाखलों यानी कि एडवर्स पोजीशन का हस्तांतरण और 6.1 किलोमीटर की असीमा के सीमाई क्षेत्र का भी सीमांकन शामिल था। तो जो हमारा 100वां संशोधन था, इसके तहत भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच में 162 गांवों को लेकर लेन देन किया गया, जिसमें 111 गांव विदेशी अंतक्षेत्र इनक्लेव्स भारत ने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने सिर्फ 51 गांव अंतक्षेत्र हमें दिए, और इन इनक्लेव्स को 31 जुलाई 2015 के मध्य रात्रि से, मतलब रात के 12 बजे के बाद से तारित मान लिया गया था। अब इसमें भूक्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें भारत ने बांग्लादेश को 17,160.63 एकड़ ज़मीन दी थी और बांग्लादेश ने सिर्फ 7,110.02 एकड़ ज़मीन ही भारत को हस्तांतरित की। अब यहाँ पे जो 3 उद्देश्य दिए गए हैं, ये जो गांव थे 162 जिनका आदान प्रदान किया गया, तो इसमें जो 4 भाग हैं उनको उसमें वो ये हुए थे, जैसे 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 राज्य इस आदान प्रदान में प्रभावित हुए थे और इनसे जुड़े हुए भूभाग को प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के तहत संशोधित किया गया था। अब अगर हम और इसे डिटेल में देखें तो जो भारत और बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान है, तो इनके बीच में जो सीमा है, तो उसका निर्धारण जो सीमा बाउंड्री लाइन खींची गई है, तो उसका निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड के ज़रिए किया गया था। जैसे अगर हम देखें तो भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची गई है, उसे 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के ज़रिए खींचा था। तो विवाद इसमें यह था कि जो भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िला है, जहाँ पे बेरुबारी ज़िला है, तो उसको लेकर विवाद था। अब इसमें ये हुआ था कि जब 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड के ज़रिए जो सीमा का निर्धारण किया गया था, तो वो निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो उन्होंने तब बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को भारत को सौंप दिया था। लेकिन ये जब उन्होंने भारत को सौंपा तो उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ये तुम्हारा है, तुम ले लो, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। तो इस बात का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और इस बात का सबसे पहली बार मुद्दा 1952 में पाकिस्तान ने बेरुबारी संघ के रूप में उठाया। अब पाकिस्तान का कहना ये था कि जो बेरुबारी जगह है वो मुस्लिम बहुल एरिया है, मतलब वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए वो पाकिस्तान की जगह है। तो वहाँ पे गलती से भारत अपना रूल कर रहा है, शासन कर रहा है। तो यह मुद्दा काफ़ी चला और इसका अंत में समाधान नेहरू नून समझौते के तहत किया गया था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में
4000 सैन्यों 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा भी है, कॉमन लैंड बाउंड्री। अब जो इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री की समस्या है, तो उसको सुलझाने का काम लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया था, जो 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार किया गया था। और उसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, जो हमने अभी बताया, उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा को सर सिरिल रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को खींचा था। अब हम इसे और अगर जानें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा खींची गई थी, सीमा का निर्धारण किया गया था रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार, तो उसमें कुछ विवाद था। तो उस विवाद का समाधान बग्गे अवार्ड 1950 के द्वारा किया गया था। पर फिर भी इस बग्गे अवार्ड 1950 के बाद भी उसमें कुछ विवाद रह गए थे, जिसको सुलझाने की कोशिश एक बार फिर से 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई थी। उस वक्त 1958 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज नून थे, इसलिए इस समझौते को नेहरू नून समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण भाग में जो बेरुबारी पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ जो इलाका था, उसको बांग्लादेश को दिया जाना था। तो इस समझौते के तहत बेरुबारी का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में बांटा गया, आधा इंडिया आधा पाकिस्तान। पर जब ये ऐसा फैसला लिया गया तो इस फैसले का विरोध पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय इन्होंने किया। जो डॉक्टर विधान चंद्र राय है, ये नेहरू के फैमिली डॉक्टर भी थे। तो इन्होंने ये सवाल उठाया कि ऐसे कैसे कोई भी सरकार भारत के किसी भी भाग को किसी दूसरे देश को दे सकती है। लेकिन जब ये समझौते को लाया गया, जब ये ठहराया गया कि हम ऐसा करेंगे, आधा भाग भारत को दिया जाएगा और आधा पाकिस्तान को, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस वक्त सरकार भी सोच में पड़ गई कि हमें इसे कैसे अमल में लाएं। क्या इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तीसरे प्रावधान के तहत लाया जाए, या फिर अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान में संशोधन करके इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जब ऐसी समस्या सामने आई तो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास आर्टिकल 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पे परामर्श लेने का अधिकार होता है। तो उन्होंने भी अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब भी किसी भी मुद्दे पे अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है, तो उस मुद्दे को, उस केस के आगे इनरी इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो बेरुबारी संघ का मामला है, तो इसको हमेशा इनरी बेरुबारी संघ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस केस लॉ के आगे इनरी शब्द आ गया, जो ये दर्शाता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की राय ली गई थी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो हमारे राष्ट्रपति थे तत्कालीन, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 चीज़ों पे मशवरा, 2 चीज़ों पे राय मांगी। पहला कि क्या बेरुबारी यूनियन से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोई विधायी कार्रवाई करना ज़रूरी है, और दूसरा, अगर करना आवश्यक है तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत किया जाना उचित रहेगा, या फिर संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 368 की मदद से करना होगा। तो जब उन्होंने ये 2 सवाल उनसे सुप्रीम कोर्ट से पूछे,
तो इन दोनों सवालों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये सरकार को किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देता। दूसरा, अनुच्छेद 3 के आधार पे भारत के हिस्से को किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह देश के अंदर की सीमा को पुनर्निर्धारण करने की शक्ति देता है, अपनी ज़मीन किसी दूसरे को देने का अधिकार नहीं देता। तो इसीलिए अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस समझौते को लागू ही करना चाहते हैं तो आपको संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करके इसे आप कर लीजिए। तो इसीलिए फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 9वां संविधान संशोधन 1960 में से संविधान को संशोधित किया और इस समझौते को अनुसूची 1 में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें थोड़ा चेंजेस करने के बाद इस समझौते को पूरा किया गया। जो ये समझौता था तो 16 मई 1974 में भारत के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी तथा बांग्लादेशी समकक्ष मतलब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले पीएम थे, इनके बीच में 162 गांवों को लेकर उनके भाग्य को लेकर फैसला किया गया। तो जब ये फैसला किया गया तो बांग्लादेश के संसद ने इस फैसले को तुरंत स्वीकार कर लिया, परंतु भारत की संसद में इस समझौते को मंजूरी मिलने में 41 साल लग गए। इस समझौते को भारत की संसद में मंजूरी मिली और 6 सितंबर 2011 को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन्होंने इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया, जिसमें ज़मीनी सीमा समझौता 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का भी जिसे अभिन्न हिस्सा है। इस भूमि सीमा समझौते के अमल में आने से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में घुसने या भारत में बसने का जो कोशिश कर रहे थे उस समस्या को समाधान हो जाएगा, इसलिए ये समझौता लाया गया था। और इस समझौते की वजह से असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश ये भारत के 4 सीमावर्ती राज्य प्रभावित हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने 1999 में बांग्लादेश की यात्रा की थी और उनके बाद मनमोहन सिंह इन्होंने 2011 में बांग्लादेश जाने वाले पहले पीएम थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।